नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों को हल करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, यानी 16वां प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न हमने कल वाले वीडियो में हल कर लिए थे। तो आज बाकी बचे 15 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें देखते हैं पहला, यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अक्षमता है। अधिगम की अक्षमता। देखिए, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, यानी बच्चा सीखने में क्यों असमर्थ है, क्यों अक्षम है। तो देखिएगा साथियों, डिस्ग्राफिया होती है, डिसकैलकुलिया होती है, डिसलेक्सिया होती है, अफेसिया होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रश्न में, एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो जो पढ़ने में कठिनाई वाली विकार है वो बताना है हमें। क्या डिस्ग्राफिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिसकैलकुलिया होगा। तो देखिए साथियों, जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है ना, पढ़ने में, तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। मतलब डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक वो होगा जिसको धारा प्रवाह पढ़ने में या बोलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अगर हम डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई को कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं, यानी डिस्ग्राफिया वो होता है जो लिखने से, ग्राफ मतलब कोई भी लिखना संबंधी कार्य होगा, तो उससे लिखने संबंधित कोई समस्या होगी बालक को, तो वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। डिसकैलकुलिया के अंतर्गत क्या आता है, तो गणित से संबंधित जो भी समस्याएं होती है बालक को, गणित से संबंधित यानी मेंटली जो विकार होता है उसको, गणित से संबंधित मेंटल एबिलिटी जो कम होती है उसकी, तो वो होती है डिसकैलकुलिया से संबंधित। तो यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि पढ़ने से संबंधित अगर समस्या है बालक को, तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। किसके कारण होगा? पूर्ण से अंश के, केंद्र से परिधि के, अंश से पूर्ण के, या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो जो पिता को अंतर करने में कठिनाई लग रही है बालक को, वो होगा सामान्य से विशिष्ट। मतलब पहले निगमनात्मक तर्क के माध्यम से सीखता है बालक, पहले सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर उसके बाद में वो विशिष्टता की ओर बढ़ते जाता है। मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था आपको, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी। तो इस प्रकार की सीढ़ियाँ, पहले सामान्य फिर बाद में विशिष्टता की ओर बढ़ते जाता है, तो वो होता है निगमनात्मक तर्क। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी यानी फिजियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसका शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान को क्षेत्र को प्रभावित करता है, वे हैं। तो हमें सबसे पहले तो शब्द पकड़ना है। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया? और वो क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे। तो क्या वहाँ पर एडवर्ड थॉर्नडाइक होंगे, वोल्फगंग कोहलर होंगे, या फिर जीन पियाजे होंगे, या इवान पेट्रोविच पावलोव होंगे? तो देखिएगा साथियों, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और पावलोव को जो है अनुबंधन का जनक तक माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो हो जाएगा पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो पावलोव ने किस प्रकार का संबंध दिया, किस प्रकार का सिद्धांत दिया, ये आज हम जानेंगे। तो देखिए, इस सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को जो है वो एक तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और CR टाइप थ्योरी भी इसको कहा जाता है। और अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो वो इवान पेट्रोविच पावलोव है। इन्होंने 1904 में, कब दिया? तो 1904 में अपना सिद्धांत दिया, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। तो इवान पेट्रोविच पावलोव क्या थे? एक शरीर शास्त्री थे, जिन्होंने 1904 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया था? कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि में ऑपरेशन करके उसकी लार के द्वारा यह सीखने के नियम का प्रतिपादन किया था। तो 1904 में ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इवान पेट्रोविच पावलोव को कब नोबेल प्राइज़ मिला? तो 1904 में ही, जब इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो
तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब लार के अध्ययन के द्वारा, कुत्ते की लार के अध्ययन के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं और सीखने के ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। इवान पेट्रोविच पावलोव, थॉर्नडाइक और ये जो हैं अपने स्किनर की बात करते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत, व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम बात करें पियाजे की तो ये संज्ञानवादी हैं। अगर हम बात करें कोहलर की तो कोहलर कौन है, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये अपने अपने वाद बटे हुए हैं। तो इन्होंने जो क्या किया था, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर ऑपरेशन करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो ये था पावलोव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया। तो इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, पता हो आपको तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पियाजे ने कौन से दिया। तो पियाजे संज्ञानवादी थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया। कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है, अधिगम के किस नियम पर लागू होती है। देखिए, अभी हम थॉर्नडाइक की बात कर रहे थे, उनसे संबंधित भी एक प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है। तो अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम या सफलता के नियम। तो देखिए, सफलता का नियम थॉर्नडाइक ने कुछ नहीं दिया, दिए हैं उन्होंने 3 प्रकार के नियम। एक तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है कि यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे उस चीज़ के लिए जिसके लिए हमें हमारा लक्ष्य होगा, उस चीज़ के लिए हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हम उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएंगे और जल्दी से सीख जाएंगे। यानी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत तो सिलपत पड़त निशान। मतलब ये वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है कि यदि बार बार हम अभ्यास करते जाएंगे तो ये अभ्यास के नियम के अंतर्गत आती है। अगला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, तत्परता का नियम कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, इसको मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं हम इसको, मानसिक तैयारी का नियम। तो तत्परता का नियम कहता है कि यदि आप सीखने के लिए तत्पर हो तो उस चीज़ को सीखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होगा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम हालांकि पहला नियम है, इसको मानसिक तैयारी का नियम वुडवर्थ ने कहा है। किसने, वुडवर्थ ने। मतलब इसके लिए एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक घोड़े को आप पानी के पास तो ले जा सकते हो परंतु आप उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये तत्परता के नियम के अंतर्गत ही आता है, तत्परता के नियम के अंतर्गत ही आता है। मतलब जब तक बच्चा तत्पर नहीं होगा, सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक उसको नहीं सिखाया जा सकता। अगले बात करते हैं प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम को इसको हम परिणाम के नियम से भी जान सकते हैं, इसको संतोष असंतोष या प्रसन्नता या दुख के नियम के नाम से भी हम इसको जाना जाता है। तो प्रभाव का नियम तीसरा नियम है जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने मुख्य नियम कितने दिए, 3 मुख्य नियम दिए हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि उस कार्य को ही हम सीखना चाहते हैं जिसके लिए हमारे परिणाम हितकर होते हैं, यानी अच्छे होते हैं, सुखकारी होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम। अब गौण नियमों की बात करें तो इन्होंने पहला दिया है बहुपति प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 उन्होंने गौण नियम दिए और मुख्य 3 नियम दिए। तो 5 और 3 8 नियम, मतलब 3 जो थे इनके मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो थॉर्नडाइक जो थे ये एक व्यवहारवादी थे, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित प्रश्न था। तो हमारा प्रश्न है कि कहावत क्या है कि एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती जाती है, तो वो किसके नियम के अंतर्गत आता है, तो वो प्रभाव के नियम या परिणाम के नियम के अंतर्गत आता है। प्रभाव के नियम के मतलब कि हम उस चीज़ को ही सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर होती है। यानी एक सफलता मिल जाती है, अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो एक सफलता के बाद दूसरी सफलता भी मिलती जाती है। तो ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावहारिक उद्देश्य की विशेषता है। व्यावहारिक उद्देश्य की क्या विशेषता हो सकती है, अवलोकनीय और परिमेय, अवलोकनीय और असीमित। असीमित तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो गैर अवलोकनीय भी नहीं होगा। और हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा कि व्यावहारिक उद्देश्य कैसे होते हैं, तो उनको अवलोकन किया जा सकता है और परिमेय मतलब उनको मापा जा सकता है। हमारे व्यावहारिक उद्देश्य जो होते हैं उनको मापा जा सकता है और अवलोकनीय मतलब उनका अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है व्यावहारिक उद्देश्य। अगला प्रश्न आपकी तरफ आपके लिए है कि निम्नलिखित में से
प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है। यदि आपको क्लियर देखने में परेशानी आ रही है तो आप अपने मोबाइल की जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ी, उसको 150 144 हो तो 360 के लगभग कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा दिखेगा। निम्नलिखित में से प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है। प्रेरणा का मानवतावादी यानी अभिप्रेरणा से संबंधित आपके प्रश्न पूछा गया है। आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति, धारणा, सफलता का श्रेय और असफलता, लक्ष्य, उम्मीद और आत्म प्रभावकारिता, या फिर प्रलोभन, दृढ़कर्ता, या फिर दंड देने वाला। तो हमें चार में से बताना है कि मानवतावादी दृष्टिकोण। अगर हम बात करें तो ये एक मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अब्राहम मेस्लो हुए हैं। अब्राहम मेस्लो ने मानवतावादी दृष्टिकोण दिया किसका, प्रेरणा का, यानी अभिप्रेरणा का जो मानवतावादी दृष्टिकोण दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है मेस्लो ने। तो अब्राहम मेस्लो जो थे इन्होंने मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, हम इसको मानवतावादी दृष्टिकोण को मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको व्यावहारिक नियम भी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा साथियों, मानवतावादी दृष्टिकोण में मेस्लो ने क्या दिया, पहली जो आवश्यकता बताई उन्होंने बताई फिजिकल नीड्स, मतलब शारीरिक आवश्यकताएं। तो उनकी पहली आवश्यकता कौन सी होगी, शारीरिक आवश्यकता, यानी शरीर संबंधी आवश्यकता। मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अब्राहम मेस्लो ने जो नियम दिया वो था कि पहला कौन सा, शारीरिक आवश्यकता। फिर दूसरी आवश्यकता उन्होंने बताई, मतलब उन्होंने आवश्यकताओं का एक पिरामिड बनाया, और दूसरी जो आवश्यकता बताई वो बताई सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता उनकी सुरक्षा की आवश्यकता हो गई। तीसरी जो आवश्यकता बताई उन्होंने समाज की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता कौन सी हो गई उनकी, समाज की आवश्यकता, कि व्यक्ति अगर ये दोनों पूरी कर लेगा मतलब उसको शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और उसकी सुरक्षा की आवश्यकता मतलब उसे सुरक्षित रहने के लिए मकान बनाना पड़ेगा वगैरह। तो ये सब कुछ उसकी अगर आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो तीसरी आवश्यकता में प्रवेश करेगा। मतलब मेस्लो के अनुसार तीसरी आवश्यकता क्या हो जाएगी, तो वो समाज के प्रति, मतलब व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता, उसको समाज की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, तो वो समाज की आवश्यकता के अंतर्गत आता है तीसरा। चौथे की अगर हम बात करें तो वो आत्मसम्मान, मतलब समाज में रहेगा तो उससे स्वयं के लिए सम्मान की आवश्यकता महसूस होगी, तो वो आत्मसम्मान की आवश्यकता चौथी आवश्यकता होगी उसकी। अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें तो उसे सम्मान भी मिल गया, उसे समाज भी मिल गया, और सबसे पहले उसको शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो गई, फिर समाज की आवश्यकताएं पूरी हो गई, और आखिरी में उसकी चौथी आवश्यकता जो कौन सी थी, वो सम्मान की आवश्यकताएं भी पूरी हो गई। तो उसके बाद वो व्यक्ति आत्मसिद्ध की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। तो ये 5 पिरामिड के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, पहला थी शारीरिक सुरक्षा, जिसमें व्यक्ति मतलब शरीर संबंधी उसके तन ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी, तो ये शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता समाज की आवश्यकता, चौथी आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी जो आवश्यकता होगी वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होगी। तो साथियों ये साथ साथ में याद करते जाइएगा आप कि अब्राहम मेस्लो ने मांग का सिद्धांत दिया और मानवतावादी सिद्धांत दिया। ये किससे संबंधित थे, तो अभिप्रेरणा से संबंधित है। तो इन्होंने 5 बताई है। इन्होंने कौन सी आवश्यकताएं, तो देखिए इन्होंने जो आत्मसम्मान की आवश्यकता, ये चौथी सम्मान आवश्यकताएं होती है, जबकि धारणा, लक्ष्य, प्रलोभन ऐसी कोई आवश्यकताएं अब्राहम मेस्लो ने नहीं बताई है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार चौथी जो आवश्यकता है, जो चौथी आवश्यकता बताई आत्मसम्मान की आवश्यकता, पांचवी आवश्यकता कौन सी बताई इन्होंने, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, और तीसरी आवश्यकता की बात करें तो समाज की आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता, और पहली आवश्यकता जो सबसे निम्न आवश्यकता बताई वो शारीरिक आवश्यकता यानी फिजिकल नीड्स। तो देखिएगा साथियों, ये यहाँ पर अब्राहम मेस्लो का सिद्धांत पढ़ा हमने, जो मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, और इसको हम मांग या आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। मैंने शुरू में गलत बोल दिया था व्यावहारिक सिद्धांत, परंतु इसको आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं हम। तो ये आप थोड़ा उसमें कर लीजिएगा संशोधन कि व्यावहारिक आवश्यकता नहीं होगा, वो क्या हो गया, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत होगा, और मानवतावादी दृष्टिकोण भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास पर कोहलबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण हैं। तो हमें कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना होगा। कोहलबर्ग कौन थे, कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया, तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। बालक का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, ये सर्वप्रथम किसने बताया, कोहलबर्ग ने। हालांकि सर्वप्रथम जो नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया वो जीन पियाजे ने किया, परंतु जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अधिक पक्ष पर बल दिया, और नैतिक विकास का सबसे ज्यादा माना जाता है तो वो कोहलबर्ग के अंतर्गत माना जाता है। तो कोहलबर्ग ने कितने चरण बताए हैं कि बालक के विकास के कितने चरण बताए हैं, तो कोहलबर्ग ने 3 प्रकार के चरण बताए हैं। 3 प्रकार के चरण बताए हैं, कौन कौन से, तो हम पूर्व नैतिक अवस्था,
ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था। और दूसरी जो अवस्था होगी, एक तो होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है। दूसरी है कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पारस्परिक अवस्था। एक पहला बताया मैंने प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, और तीसरी जो अवस्था बताई है वो बताई है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और पश्च पारंपरिक अवस्था, जिसको हम उत्तर पारंपरिक अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। तो जो नैतिक विकास के सिद्धांतकार थे कोहलबर्ग, उन्होंने बताया 3 आवश्यकताएं हम पढ़ेंगे। पहली आवश्यकता जो होगी उसको पूर्व पारंपरिक अवस्था भी कहते हैं। ये 0 से 10 वर्ष तक बच्चा इसमें रहता है और इसको भी 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, मतलब पहली जो अवस्था होगी वो आज्ञा इसलिए मानेगा बालक क्योंकि उसे दंड ना मिले, इसके लिए वो आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ये 10 वर्ष तक बालक रहता है तो उसकी पहली है मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व पारंपरिक के अंतर्गत पहला पढ़ रहे हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था, मतलब आज्ञा इसलिए मानता है वो बड़ों की कि उसे दंड ना मिले। दूसरी है अहंकार की अवस्था, ठीक है। दूसरी क्या है, तो इस अवस्था में बालक में क्या रहता है, अहंकार रहता है, अहम का भाव रहता है। तो ये 10 वर्ष तक जो होगी, ये पहली अवस्था हमने पढ़ी पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसमें पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी है अहंकार की अवस्था। अब दूसरी अवस्था पढ़ रहे हैं हम। दूसरी अवस्था कौन सी, पारंपरिक अवस्था। देखिए ये तो हमने पहली पढ़ी थी, परंतु अब दूसरी जो पढ़ रहे हैं वो पारंपरिक अवस्था। तो पारंपरिक अवस्था को हम कन्वेंशनल स्टेज भी बोल सकते हैं। तो इस अवस्था में बालक कब तक रहता है, तो 10 वर्ष तक तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में रहता है। उसके बाद 10 से 13 वर्ष तक बच्चा जो रहेगा वो पारंपरिक अवस्था में रहेगा, और ये ही उसके नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। मतलब इस अवस्था में ही उसका सबसे ज्यादा नैतिक विकास होता है। ये किसके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार। तो इसकी भी 2 उप अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है, प्रशंसा की अवस्था यानी उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था, उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। इसमें बालक क्या चाहता है, 10 से 13 वर्ष में बालक उसकी प्रशंसा चाहता है। मतलब हम कोई भी काम कहेंगे उसको तो वो जल्दी से करेगा, दौड़ के करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको प्रशंसा मिलेगी। तो ये उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था भी कही जाती है। यानी कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक स्टेज के अंतर्गत पहला जो होगी वो प्रशंसा की अवस्था, दूसरी होगी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मतलब जो समाज द्वारा निर्धारित नियम होते हैं उसको बच्चा मानता है। किस अवस्था में, 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। तो देखिएगा साथियों, हमने चर्चा की प्री कन्वेंशनल स्टेज और कन्वेंशनल स्टेज। अब तीसरी जो कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत हमने 2 उप अवस्थाएं पढ़ी। कौन कौन सी, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब तीसरी जो पढ़ रहे हैं वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं जिसको, यानी उत्तर और पश्च पारंपरिक अवस्था भी बोल सकते हैं, पश्च पारंपरिक अवस्था या उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो देखिएगा साथियों, उत्तर पारंपरिक अवस्था की भी 2 अवस्थाएं होती है, और इसका अगर हम वर्ष लिखें तो 13 से 18 वर्ष का बालक जो है वो पश्च पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है। पहला इसमें होता है सामाजिक समझौते की अवस्था, मतलब समाज से समझौता करना पड़ता है बालक को इस अवस्था में। मतलब वो अब क्या हो जाएगा, किशोर का अवस्था में प्रवेश करेगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, पश्च परंपरागत अवस्था की। तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा, बालक को समाज के प्रति समझौता करना पड़ेगा। और स्वविवेक की अवस्था, मतलब विवेक से काम लेना है। कि 18 वर्ष के बालक को स्वयं का विवेक मतलब यूज करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो ये हो जाएगी पश्च पारंपरिक अवस्था की 2 उप अवस्थाएं। कौन कौन सी, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो ये नैतिक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास जो था ये मैंने आपको पढ़ाया है पूरा। 3 प्रकार की अवस्थाएं नैतिक विकास के अंतर्गत बताई हैं कोहलबर्ग ने। तो ये सभी चीजें आप इसी समय याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न है हमारा। ये रिक्त स्थान दिया है, ने अनुमोदित किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और सीधा सा प्रश्न है। किसने अनुमोदित किया कि सभी बच्चों को सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल जो थे, फ्राबेल ने किसकी बात की थी, उन्होंने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने की बात की थी कि शिक्षकों का बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये जर्मन शिक्षा शास्त्री से सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ये कथन किसका है, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल का। फ्रॉबेल आपको पता हो तो किंडरगार्टन, हालांकि किंडरगार्टन मैडम मोरिया मॉन्टेंसरी के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, परंतु इन्होंने भी किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया था। और सबसे ज़्यादा इन्होंने खेल में शिक्षा, खेल में शिक्षा की व्यवस्था जो की थी वो किसके द्वारा, वो फ्रॉबेल के द्वारा ही विकसित की गई थी। तो ये एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे।
और इन्होंने 18वीं सदी में ही मतलब बच्चे को एक स्वतंत्र रूप से शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये इन्होंने सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्रेडरिक फ्रोबेल सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। उसको मतलब क्रिएटिव सोच अगर बनानी है, क्रिएटिव थिंकिंग बनानी है बच्चे को, तो उसे कैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? समृद्ध पुस्तकें, विचार पुस्तकें, एकीकृत पुस्तकें या रचनात्मक पुस्तकें? तो देखिएगा, आपको रचनात्मक पुस्तकें लग रहेगा, परंतु ये बिल्कुल गलत आंसर होगा आपका। इसका आंसर होगा सही आइडियल। उसमें ऐसी पुस्तकें पढ़ना चाहिए बालक को, अगर रचनावादी बनना चाहता है यानी क्रिएटिव बालक अगर बनना चाहता है तो विचारशील पुस्तकें जिसमें नए नए आइडिया हो, वो वाली पुस्तकें बच्चे को पढ़ने चाहिए, जिससे बालक क्या होगा, उसके विचार क्रिएटिव होंगे और वो रचनात्मक कौशल सीख सकेगा। अगला प्रश्न है, परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक हैं। तो देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले तो इरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया। और ये पहले ऐसे थे शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने मन के आधार पर मतलब पूरे व्यक्तित्व के जीवन को बांटा है। तो व्यक्ति के जीवन को इन्होंने जो बांटा है वो 8 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 8 अवस्थाओं में एरिक एरिक्सन ने बांटा है। अगर हम बात करें तो पहली अवस्था जो बताई इन्होंने, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, जो एक जन्म से लेकर 1.5 माह तक रहती है। अगली बात करें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था, ये 1.5 से 3 वर्ष तक रहती है। अगली है तीसरी, पहल शक्ति बनाम दोषित। ये चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, परंतु फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। पहल शक्ति बनाम दोषित, तो ये 3 से 5 वर्ष तक रहती है। अगली है परिश्रम बनाम हीनता, तो ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। अगली है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, मतलब वो स्वयं की पहचान आइडेंटिटी करना चाहता है समाज के सामने, तो वो किस वर्ष तक रहेगा? 12 से 18 वर्ष तक। और एक है घनिष्ठता बनाम अलगाव, यानी वो घनिष्ठ अगर वयस्क अवस्था में प्रवेश कर जाएगा बच्चा तो वो घनिष्ठता बढ़ाएगा, और घनिष्ठता नहीं बढ़ा पाया तो वो अलगाव का भाव महसूस करेगा। अगली है जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता की अवस्था 35 से 65 वर्ष तक की होती है। फिर लास्ट की जो बात होती है वो अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। तो देखिएगा साथियों, ये व्यक्ति के पूरे जीवन को जो है एरिक एरिक्सन ने 8 मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो ये यहाँ पर परिश्रम बनाम हीनता की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा रहता है 6 से 12 वर्ष तक बच्चा जो रहेगा वो किसमें? परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था के अंतर्गत रहता है। तो वो परिश्रम मतलब उसके सामने जीवन में अनेक अनुभूतियाँ आती है, अनेक परिश्रम करना जानता है वो, मतलब ज्ञान और नई ऊर्जा रहती है उस समय उसमें, तो वो परिश्रम की संज्ञा दी गई इस चीज़ को क्या कहा गया है? परिश्रम। लेकिन जब वो स्कूल में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसे विभिन्न प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ता है, तो उसमें हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है? परिश्रम बनाम हीनता। तो ये उसमें घटक कौन कौन से हैं? तो उसमें आएगा शिक्षक और सहपाठी, क्योंकि ये अवस्था जो है ये स्कूल से संबंधित अवस्था है, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में रहता है 6 से 12 वर्ष तक, तो वो स्कूल के अंतर्गत रहेगा। तो इसके घटक कौन रहेंगे? शिक्षक और सहपाठी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में, देखिएगा साथियों प्रश्न पढ़ना है, किसी भी बाध्य मतलब किसी भी चीज़ के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाए और इनाम नहीं दिया जाए, तो ऐसी अवस्था में जुनून रहता है उसके अंतर्गत, मतलब उसको एक बिना बिना हम बात करें तो उसको इनाम दे रहे हैं, इनाम भी नहीं दे रहे हैं, और बिना बाध्य किए जो जुनून रहता है उसको क्या कहते हैं? कौन सी प्रेरणा रहती है उसमें? क्या व्यक्तिगत अभिप्रेरणा रहती है, सामाजिक अभिप्रेरणा रहती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा रहती है, या फिर आकांक्षा का स्तर रहता है? तो आप सभी लगाएंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा, परंतु ये गलत आंसर होगा। आकांक्षा का स्तर भी नहीं रहता है उसमें। अगर व्यक्ति को इनाम भी नहीं दे रहे हम और उसको बाध्य भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको मजबूर भी नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति मतलब सेल्फ मोटिवेट होगा बच्चा,
बच्चा सेल्फ मोटिवेट होगा तभी तो वो मतलब इनाम अगर इनाम की बात हो जाती है तो वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा, परंतु बिना इनाम के मतलब उसको इनाम भी नहीं मिल रहा है और उसको कोई दबाव भी नहीं बना रहा है उसके ऊपर, तो वो सेल्फ मोटिवेट होगा, यानी वो स्वयं से मोटिवेट होगा और उसको व्यक्तिगत अभिप्रेरणा की संज्ञा दी गई है। मतलब बच्चे को अगर हम बाहरी तौर पे मोटिवेट नहीं करेंगे और उसको कोई इनाम भी नहीं देंगे, कोई सज़ा भी नहीं देंगे, कोई दंड भी नहीं देंगे और वो उसको कोई बाध्य नहीं करेगा, तो वो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, यानी सेल्फ मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। और यदि इनाम उसका उद्देश्य है इनाम पाना, तो वो बाहरी तौर पर मोटिवेट होगा, यानी बाह्य अभिप्रेरणा का व्यक्तित्व होगा, परंतु व्यक्ति को बिना इनाम के और बिना बाध्यता के मोटिवेट है वो व्यक्ति, तो वो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या एक गलत धारणा नहीं है? गलत धारणा नहीं है मतलब सही धारणा है। कौन सी सही धारणा है इनमें से? क्या मातृभाषा मिथ्या बुद्धि के साथ होती है, संज्ञानात्मकता, या फिर परस्पर विरोधी विचार होते हैं, अवैज्ञानिक मान्यताएं या पूर्वाग्रही विचार? ये प्रश्न हमने कल परसों पहले भी हल किया था। तो पूर्वाग्रही विचार नहीं होंगे, अवैज्ञानिक मान्यता नहीं होगी, मातृभाषा मिथ्या बुद्धि नहीं होगी, परंतु इसके साथ साथ संज्ञानात्मकता के साथ साथ परस्पर विरोधी विचार भी चल सकते हैं। परंतु ये तीन जो है ये क्या है, ये सही नहीं है, मतलब गलत विचार है। बाकी संज्ञानात्मक और परस्पर विरोधी विचार ये सही विचार है। अगला प्रश्न समझते हैं, जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों का जवाब कौन देता है? मतलब व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी की जा सकती है। तो भविष्यवाणी किसके अंतर्गत की जा सकती है? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। वाइगोत्स्की, धोखाधड़ी, एरिक्सन, इनके सिद्धांत के अंतर्गत भविष्यवाणी नहीं होती है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिक्स होगा, उसके अंतर्गत जो है भविष्यवाणी की जा सकती है, समझा जा सकता है व्यवहार को। तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान हमारा सही से आंसर हो जाएगा और बहुत सीधा सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि श्रवण शिक्षार्थियों को, यानी सुनने लायक शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षक को? छोटी इकाइयों में पठन सामग्री का उपयोग करने के लिए, क्लब की गतिविधियों को नाटक आदि में भाग लेने के लिए, या फिर चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, या फिर पढ़ाई करते समय रंगीन कलम और हाइलाइटर्स का प्रयोग करने के लिए। तो जो श्रवण शिक्षार्थी होंगे, यानी जो लिसनिंग से अंतर्गत छात्र आते हैं, तो उनको किसके लिए? उनको चर्चा में सम्मिलित होने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी हमारा सीधा सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत पियाजे ने किया था। तो उनके अनुसार प्रभावी अधिगम क्या है? सक्रिय अधिगम, यानी उन्होंने सक्रिय अधिगम प्रविधि के अंतर्गत पढ़ना सही माना है, यानी एएलएम के अंतर्गत एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी, सक्रिय अधिगम प्रविधि। तो इस मेथड को उन्होंने सही माना है। किसने? तो संज्ञानात्मक विकास के सूत्रकार कौन थे? तो वो जीन पियाजे थे। तो पियाजे के अनुसार सक्रिय अधिगम है जो वो उन्होंने प्रभावी अधिगम का तरीका माना है। तो ये थे आज के 15 प्रश्न जो हमने बहुत विस्तृत तरीके से हल किए हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर भी दे रखे हैं और आप कमेंट करके किसी भी चीज़ का बता सकते हैं। तो आज की प्रश्न सीरीज़ कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल पर नए हो यानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके इस भाई को थोड़ी ताकत मजबूती प्रदान कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।